ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी हमने देखी लास्ट यूनिट में। तो आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की, कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे बनाई जाती हैं। एक बिजनेस का जो कैश है उसका रिकॉर्डिंग, उसकी ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आप बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में जो भी आइटम हम दर्ज कर रहे होते हैं, चाहे हम उसके बदले में कैश पे कर रहे हों या कैश रिसीव कर रहे हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश, हम उस ट्रांजैक्शन को दर्ज कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी उधार पे सेल हो, क्रेडिट सेल्स हो, तो हम क्या करते थे, हम सेल्स की एंट्री कर दिया करते थे। हम ये नहीं देखते थे कि हमें कैश मिला है या नहीं मिला। मिसाल के तौर पे अगर एक पर्सन ने कैश दे दिया है तो हम कैश डेबिट करते थे और सेल्स क्रेडिट, और अगर कैश नहीं दिया तो हम करते थे उस पर्सन का नाम मिस्टर ए, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब वो अमाउंट हमारी रिसीवेबल थी। अब ये जो एक बिजनेस है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है बैलेंस शीट के अंदर या इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो दर्ज की गई हैं, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैश है। कैश है तो दर्ज कर ले, कैश नहीं भी और वो ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको दर्ज कर देते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए कैश की बहुत अहमियत होती है, तो एक सेपरेट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है कैश फ्लोज के लिए। कैश फ्लो की स्टेटमेंट बताती है कि बिजनेस के पास कैश की क्या पोजीशन है, और कैश क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है, तो इसको हम बनाना सीखेंगे। अच्छा, इस यूनिट के हवाले से ये चीज आपको मैंने बतानी है कि जो यूनिट 8 है इसके अंदर सिर्फ एक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाना सीखना है। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कैश फ्लो रिपोर्टिंग की अगर हम बेसिक्स की बात करें तो अब उसमें ये है कि स्टेटमेंट ऑफ, पहले इसका नाम फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट होता था। इंग्लैंड में और यूएसए में इसको डेवलप किया जाता था, डिफरेंट पैटर्न्स थे। उसके बाद ये द प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज मच लेटर देन द फर्स्ट इशुएंस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहले सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती थी, अलबत्ता उसमें होता यह था कि उस वक्त नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को दर्ज नहीं किया जाता था। कैश बेस्ड जितनी ट्रांजैक्शन से उनको दर्ज किया जाता था। उसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी में 4 कंसेप्चुअली डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हैं उनको डेवलप किया जाता था। जैसे मिसाल के तौर पे एक स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्लो से कहते थे, और उसकी एक जिसे कहते हैं कि पहली शक्ल थी। अब कंपनीज एक्ट 2017 के तहत और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम फॉलो करते हैं उनके तहत हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को डेवलप करना होता है। इसका पर्पस क्या होता है, व्हाई वी डेवलप कैश फ्लो स्टेटमेंट? अगर इसकी पर्पस की बात की जाए, द पर्पस ऑफ and importance of cash flow statement are multiple in the sense that it provides significant information to the user of financial statement of an organization relating to the cash receipt and cash disbursement during the accounting period। यानी accounting period के अंदर जितना कैश आपको रिसीव हुआ है उसे हम कहते हैं कैश इनफ्लोज, और जितना कैश पे करें उसे कहते हैं कैश आउटफ्लोज। तो इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज को दर्ज किया जाता है, देखा जाता है कैश इनफ्लोज कितने हैं, कैश आउटफ्लोज कितने हैं, और उसकी बेस पे सरप्लस या डेफिशिएंसी ऑफ कैश डिटरमिन की जाती है। और ये एम्प्लॉइज, ओनर्स, मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने उनको सैलरीज पे करनी है एम्प्लॉइज को, आपने अपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, आपके और बहुत सारे इस तरह के एक्सपेंडिचर है। तो जो नीड टू नो द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये फिर आपको बताएगी कि आप कौन से अपने एक्सपेंडिचर्स को पे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब इसमें डिफरेंट, मिसाल के तौर पे हिस्सा होता है, मतलब नेट अर्निंग का कितना हिस्सा हमने उधार पे दिया और कितना हिस्सा हमारा कैश में है, कितना हिस्सा कैश हम कलेक्ट कर चुके हैं जिन लोगों को उधार दिया है, उसके बाद कितना कैश हम डिफरेंट हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं जैसे यूटिलिटी, सैलरीज वगैरह, और कितना हम टैक्स और डिविडेंड पे करना है, और नॉन कैश आइटम्स हमारे कितने हैं। कुछ नॉन कैश आइटम्स भी होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, ये इनके बदले में कैश पे हम नहीं करते। अच्छा, जो कैश फ्लोज हैं इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन क्या मतलब कि इनकी दर्जाबंदी की जाती है, इनकी कैटेगरीज बनाई जाती हैं, क्योंकि एक बिजनेस में बहुत से कैश होते हैं। तो जो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाती हैं कैश फ्लोज की, उनमें एक का नाम है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज या कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
तो एक ऑर्गेनाइजेशन के कैश को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, या 3 मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज से वो कैश आ सकता है। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इनको बारी बारी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मुराद वो एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस के कोर ऑपरेशंस हैं, जिन चीजों को बेच के या परचेजेस करके वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो इसकी बेस पे जो कैश इनफ्लोज होंगे और कैश डिस्बर्समेंट होंगे, उनकी कुछ मिसालें यहाँ पे ये दी हुई हैं। मसलन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लोज कहाँ से आ सकता है? जो बिजनेस आप कर रहे हो, सबसे ज्यादा कैश आ सकता है जी कैश फ्रॉम सेल्स और कैश कलेक्टिंग फ्रॉम रेंटिंग सर्विसेज। फिर कैश आ सकता है फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल और क्रेडिट सेल, जो उधार पे आपने सेल की हो उससे कैश आपको मिल सकता है। फिर कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह आपने खरीदे हो, उनको बेच के आप कैश रिसीव कर सकते हैं। फिर कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड रेवेन्यू। आप की फीस आपको मिल सकती है, कमीशन या और अदर रेवेन्यू। फिर कैश कलेक्टेड फ्रॉम पीरियोडिक प्रीमियम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर। आपकी इंश्योरेंस कंपनी है तो जो प्रीमियम होल्डर जिन्होंने पॉलिसी कराई है, जो आपको इंश्योरेंस की किस्तें देते हैं जिसे प्रीमियम कहते हैं, उससे कैश आ सकता है। फिर टैक्स रिफंड की सूरत में गवर्नमेंट आपको कैश दे सकती है। रेंटल की सूरत में कैश आ सकता है, आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हो, या आपके कस्टमर एडवांसेस क्लाइंट्स हमसे आप एडवांस में कुछ अमाउंट ले सकते हैं और बाद में उनको सेल्स कर सकते हैं। तो ये कैश इनफ्लोज के सोर्सेज हैं इन केस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो बिजनेस की कोर ऑपरेशंस होते हैं, जिस काम के लिए बिजनेस एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे कैश आउटफ्लोज कौन कौन से हो सकते हैं? कैश आउटफ्लोज यहाँ से हो सकते हैं जी कैश पेड और परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। आप इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज परचेज करें उसके लिए कैश पे कर सकते हैं। कैश फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ वेरियस काइंड, जैसे मिसाल के तौर पे यूटिलिटीज एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस है या और इस तरह के। फिर पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस के लिए कैश पे किया जा सकता है। देन कैश पेड फॉर परचेज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज, फॉर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट एंड लोन। तो ये सारे जो थी ये हैं जो आपकी एग्जांपल के कैश इनफ्लोज हम कहाँ से ले सकते हैं, एंड कैश आउटफ्लोज कैसे हो सकता है फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड जो टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में होती है उन्हें कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसे कि उनके नाम से जाहिर है, ये मुख्तलिफ तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स। उनसे भी कैश आ सकता है और उनके लिए कैश हम पे भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कैश इनफ्लोज की, कैश फ्रॉम सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फैक्ट्री में लगा हुआ, उसे बेच के डिस्पोज ऑफ करके आप कैश वसूल कर सकते हैं। कैश फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट होते हैं जैसे आपके सीक्रेट फार्मूला है, ब्रांड नेम है। जो नॉन फिजिकल एसेट होते हैं उनको सेल करके। कैश फ्रॉम कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल, आपके लॉन्ग टर्म के नोट्स रिसीवेबल हैं, उनको भी आप बेच के आप कैश इनफ्लोज ले सकते हैं। उसके बाद सेलिंग डिस्काउंटिंग ऑफ नोट रिसीवेबल। नोट रिसीवेबल जो आपकी वो अमाउंट होती है जो आपने लोगों को लॉन्ग टर्म उधार दिया होता है। तो जो लॉन्ग टर्म उधार आपने दिया होता है या लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनको भी आप बेच के या डिस्काउंट करा के आप अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। फिर आप इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, जो शेयर्स या डिबेंचर खरीदे हों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप अपनी सेल कर सकते हैं। इक्विटी या डेट के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे शेयर्स, सर्टिफिकेट और बाकी चीजें उनको बेच के कर सकते हैं। और आप कैश कलेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू से या एडवांसेस से, जो दूसरी पार्टीज को आपने किए हों उनको कलेक्ट करके। आउटफ्लो कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किन एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है? ये हो सकता है अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नया खरीदें तो या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए कैश पे कर सकते हैं। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हो सकता है, लोन के लिए हो सकता है, आपने लिया और आप वापस कर दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने परचेज की जैसे डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड, उसके लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी आप पे कर सकते हैं। तीसरी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिपोर्ट की जाती हैं। जैसे कि उनके नाम से जाहिर है, बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए बिजनेस के जो कैपिटल है वो कहाँ से आएंगे और कहाँ उनकी पेमेंट की जाएगी, उसका कैश इनफ्लोज का हिसाब रखा जाता है। जैसे कैश इश्यूज फ्रॉम इश्यूज ऑफ कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक, जब आप कॉमन या प्रेफर्ड स्टॉक इशू कर दें शेयर होल्डर्स को, उसके कैश आ सकता है। कैश फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल आपके सामने आ सकता है।
कैश फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर आ सकता है, फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक आ सकता है, और ओनर खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मैं आउटफ्लो की बात करूं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो हो सकता है अगर आप ट्रेजरी स्टॉक खरीदेंगे, यानी अपनी कंपनी का स्टॉक खरीदने, रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर की मुद्दत खत्म हो जाए तो बॉन्ड होल्डर्स को जो अमाउंट पे करेंगे मैच्योरिटी पीरियड पे, उस पे आउटफ्लो हो सकता है। ओनर्स अपनी कंपनी से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फिर पेमेंट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल है और डिविडेंड पे करें तो आपके आउटफ्लो हो सकते हैं। तो ये तीन तरह की एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और हर एक की कैश इनफ्लोज के भी सोर्सेज हैं और आउटफ्लो के भी। अब मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बनाई जाती है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 इसको कवर करता है, तो वहां पे उसका एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न दिया हुआ है। इसको बनाने के बेसिकली दो मेथड हैं। एक को हम जैसे कह सकते हैं, और वो दोनों एक तरह की मेथड, एक को डायरेक्ट मेथड हम कहते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट ये है, सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश इनफ्लोज होते हैं उनको भी लिख लेते हैं, और कैश आउटफ्लो भी होते हैं उनको लिख लिया। और जब सारा हिसाब किताब कर लिया तो हम लिख लेते हैं एंड पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनफ्लो में से आउटफ्लोज माइनस किए। बी पार्ट में हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखते हैं, टॉप पे हम कैश इनफ्लोज लिख लेते हैं, उसके बाद कैश आउटफ्लोज लिखते हैं और इनको भी नेट ऑफ कर देते हैं। तीसरा हिस्सा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ भी हम सबसे पहले अपने कैश इनफ्लोज लिख लेते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से जो आने हो, फिर कैश आउटफ्लोज लिखते हैं और उसकी बेस पे नेट इनफ्लोज आ जाते हैं। फिर जब ये नेट आ जाए उसके बाद हम नेट कैश लिखते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन तीनों एक्टिविटीज का ABC का टोटल कर देते हैं कि इनकी वजह से हमारे बिजनेस में कितना कैश आया है या गया है। पॉजिटिव फिगर हो तो कैश इनफ्लो होता है, नेगेटिव फिगर हो तो कैश आउटफ्लो होता है। इसमें हम ऐड कर देते हैं कैश का ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास बैलेंस शीट में पड़ा हो, और उसके बाद हम बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द बैलेंस जो कैश का है ईयर एंड पे। तो इस तरह करके ये बनता है। एक दूसरा मेथड है, उसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में इसमें होती बिल्कुल ऐसे ही है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बस इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डाटा को एडजस्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्स दी होती है उसको लिख लेते हैं, फिर ऐड कर देते हैं नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, एडजस्टेड नेट इनकम आ जाती है। फिर उसमें वर्किंग कैपिटल में चेंजेस नोट कर देते हैं, तो उनमें क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसको लिख लेते हैं। इस तरह आउटफ्लोज हम देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल में कहाँ पे हमारे कम हो रहे हैं, जो हमारे डिफरेंट आइटम्स हैं उसकी बेस पर नेट कैश हम निकाल लेते हैं। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज उसी तरह रिपोर्ट होती हैं, कैश इनफ्लोज लिख ली और कैश आउटफ्लोज, और इन तीनों का हिसाब करके फिर हम एंड पे कर देते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, तीनों को एड अप कर दिया, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऐड किया तो ये हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से डिफरेंट टाइप का कैश होता है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल्स आपसे डिस्कस की। इसमें सिर्फ आपने आइडेंटिफाई ये करना होता है कि जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें कुछ होते हैं करंट एसेट आइटम और कुछ होते हैं करंट लायबिलिटीज आइटम। आपने सिंपली ये देखना है कि इनमें डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, जब डिक्रीज हो रहे हैं तो अब आपने देखना है इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इसके बेस पे कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल से मुराद जिन लोगों को आपने उधार दिया था अब वो अमाउंट कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई कैश इनफ्लो मिल गया है, यानी कुछ पैसे उन्होंने आपको दे दिए हैं। अगर इंक्रीज हो रहा हो अकाउंट रिसीवेबल में तो इसका मतलब क्या है कि कैश आउटफ्लो और हो रहा है, और आपका उधार और बढ़ रहा है। इस तरह डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री कम हो रही है यानी आपने बेच दी है, उसका मतलब ये है कैश इनफ्लो हो रहा है। और अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कैश आउटफ्लो हो रहा है। आपने सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि क्या इस एक्टिविटी की वजह से इंक्रीज होने से या उसकी अमाउंट डिक्रीज होने से कैश पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इस तरह डिक्रीज इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसका मतलब है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज आप बेच रहे हैं तो कैश आ जाएगा, और अगर मैं इसकी इंक्रीज की बात करूं तो इस सूरत में कैश आउटफ्लो होएगा। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं,
अगर प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हो, यानी आपने पहले से जो पे किए हुए उनमें कमी हो रही है, तो कैश इनफ्लो है। इंक्रीज हो रहा तो आउटफ्लो है। इस तरह शॉर्ट टर्म एडवांसेस डिक्रीज हो रहे हो तो इसका मतलब कैश हमारे पास आ रहा है, और अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब कैश आउटफ्लो जा रहा है। इस तरह करंट लायबिलिटीज के आइटम को देख लें। अब ये इसके रिवर्स चलेंगे। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को और जो है उधार दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनमें अगर इंक्रीज आ रहा है तो कैश इनफ्लो आ रहा है। अगर डिक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल में आ जाए तो इसका मतलब यह है कि हमने लोगों को जो पेमेंट करनी है, यानी हमने जिनसे उधार दिया हुआ है उसमें अगर ये कमी आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने उधार सेटल कर दिया और कैश आउटफ्लो हो रहा है। इस तरह इंक्रीज इन अक्रूड एक्सपेंसेस है, इसका मतलब क्या है कि अगर अक्रूड एक्सपेंसेस यानी हमने हमारे जो जिम्मे जो पेएबल एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हों तो इसका मतलब ये है कि कैश इनफ्लोज आए हैं। अगर ये इनमें कमी हो रही हो तो कैश आउटफ्लो आए हैं। इस तरह हर करंट एसेट करंट लायबिलिटी का दिया हुआ इसे आप देख लें। इस तरह कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, यहाँ पे थोड़ी सी और चीजें क्लियर हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्रीज हो रहा हो तो आप देखेंगे कैश आउटफ्लो हो रहा है। देखिए आपने सिंपली ये सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना बाकी जो ट्रांजेक्शंस भी हो रही हैं आपने सिर्फ उसका इम्पैक्ट नोट करना है, कैश पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, सिर्फ आपने ये नोट करना है। तो इस तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हवाले से भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं और अपने पास नोट कर लें। फिर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, कॉमन है प्रॉफिट स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने लोगों को और शेयर इशू किए हैं तो कैश इनफ्लो होगा। अगर प्रीमियम आया तो फिर भी कैश इनफ्लो है, अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो आउटफ्लोज हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं जैसे तो आउटफ्लो है। अच्छा अब कैश बैलेंसेस को हम इसके मुताबिक प्रूव कर देते हैं। अच्छा अब इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का डाटा दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट का। ये उनकी सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट, पूरी इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, इनकम टैक्स लेस है और नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस है। और ये उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट 2 साल की है, 2019 की भी है डाटा है और 2020 का भी डाटा है, दोनों सालों का डाटा आपको दिया हुआ है। तो आपने इन दो स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है डायरेक्ट मेथड के तहत। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, उसके तहत हम सबसे पहले ए में लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हम कैश इनफ्लोज लिखते हैं। कैश इनफ्लोज कहाँ से आ सकते हैं, कैश कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स, सेल से आ सकते हैं जी। अब कैश कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स का आपको कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो आप टोटल सेल्स की फिगर देखेंगे वो कितनी है। तो जो टोटल सेल्स की फिगर है वो आपको बताएगी, ये टोटल सेल्स की फिगर है 1 मिलियन की, इसे आपने लिख दिया। अब 1 मिलियन की ये आपने फिगर लिखी, ये टोटल सेल्स की, उसमें ऐड आप कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इसको आपने ऐड कर देना अकाउंट रिसीवेबल, वो लोग जिन्होंने हमसे उधार दिया हुआ है। ये कहाँ पे होगा, ये करंट एसेट में दिया होगा, एसेट के अंदर अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस से मुराद ये है कि 2019 का जो बैलेंस है 5 लाख, इसको हमने इसमें ऐड अप कर दिया 5 लाख का, तो टोटल हमारे पास अमाउंट आ गई 15 लाख। अब 1 लाख की हमने 1 मिलियन की सेल की, 5 लाख का हमारा ओपनिंग बैलेंस है 15 लाख, इसमें क्लोजिंग बैलेंस लेस कर देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस मुराद अकाउंट रिसीवेबल, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे उधार पे चीजें ली हुई हैं, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस लेस कर दिया। अब पीछे जो अमाउंट है वो हमारी वो अमाउंट है जो कैश कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स है, 9,80,000। तो हम 9,80,000 को यहाँ पे दर्ज कर देंगे। अब हम कैश आउटफ्लोज का अपना हिसाब करते हैं, और जितने कैश आउटफ्लोज हमारे होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो आप देखें। कैश डिसबर्स फॉर परचेजेस, परचेजेस के लिए कितना कैश डिसबर्स किया है उसका कैसे पता चलेगा, हमें सबसे पहले कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखनी पड़ेगी। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पीछे दी हुई है, उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 770 की है। क्लोजिंग इन्वेंट्री से मुराद कौन सी इन्वेंट्री होती है, ये इन्वेंट्री जो है करंट एसेट में दी हुई, इसका ये क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस से मुराद जो 2020 का बैलेंस है जिसपे स्टेटमेंट क्लोज हो रही है, वो उसमें ऐड अप किया।
और फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल दैट्स, इसमें ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री का कर दिया 750। तो ये आगे कास्ट ऑफ परचेजेस। कास्ट ऑफ परचेजेस में हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट पेएबल, यानी ये वो लोग हैं जिनसे हमने परचेजेस की थी, हमारा उधार अभी पेंडिंग था। टोटल ड्यूज फॉर परचेजेस ये हैं, लेस कर देंगे इसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेएबल। तो ये अमाउंट आ जाएगी पेमेंट फॉर परचेजेस जो हमने एक्चुअली की है परचेजेस के लिए। तो इसको हम नेगेटिव फिगर में शो कर देंगे। ये वो है जो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है। फिर सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस को अगर आप देख लें, उसमें डेप्रिसिएशन को हम लेस कर देंगे क्योंकि ये नॉन कैश आइटम्स है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 2 लाख की है तो 1 लाख की डेप्रिसिएशन है। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड इन कैश 1 लाख के हैं। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 50,000 है, उसका इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग बैलेंस भी ऐड कर देंगे। अब आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो आइटम देखने हैं और देखने हैं कि अब मिसाल के तौर पे ये अदर एक्सपेंस इंटरेस्ट दिया हुआ है 50,000 का। अब यहाँ पे आप देख लें जो आपकी बैलेंस शीट है उसके अंदर इंटरेस्ट पेएबल आ रहा है 10,000 का ओपनिंग बैलेंस और 20,000 का क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को इसमें ऐड अप करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को लेस करेंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 50,000 का ओपनिंग बैलेंस ऐड और लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। ये आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए जो 40,000 की पेमेंट हुई। तो टैक्स एक्सपेंस की बात करेंगे, 40,000 का ओपनिंग बैलेंस है, लेस करेंगे ये टैक्स पेएबल है हमारा 10,000। तो ये पेमेंट फॉर टैक्स आ गई 30,000। तो ये जो पेमेंट्स हैं ये आउटफ्लोज हैं, इनको नेगेटिव फिगर में लिखते हैं। ये ऊपर 980 का इनफ्लोज है, नीचे सारे आउटफ्लो हैं, इनको नेट ऑफ किया तो ये आ गया 165 का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस इज 1,65,000। अब हम चलेंगे जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसमें कैश इनफ्लोज हमें कहाँ से आ सकते हैं और कैश आउटफ्लोज कहाँ से। अच्छा, बाद दफा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो हमें नहीं आते, तो अगर किसी से नहीं आए तो इसको नील लिख देना है। कैश आउटफ्लोज कौन से हैं, क्लोजिंग नेट बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो ये है। उसमें डेप्रिसिएशन ऐड की, टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट हमने कर दिया। तो ये हमारे पास 150 आ गया। ये वो नेट अमाउंट है जो हम जो कैश आउटफ्लो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से है। इस तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की मिसाल में तो इसमें कैश इनफ्लोज कहा सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वो लिख लिया जो बैलेंस शीट में दिया हुआ, लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। और कैश कलेक्ट फ्रॉम इश्यूज ऑफ बॉन्ड्स 25,000 का ये है। अब इन तीनों एक्टिविटीज का हम आपस में टोटल कर देंगे। तो कैश आउटफ्लो इसका कौन कौन सा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऐड करेंगे, नेट इनकम फॉर द करंट ईयर, टोटल बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, और फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस कर देंगे। फिर इसके अलावा को अगर आपने डिविडेंड पे किया तो उसको लेस किया तो ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 5,000 का नेगेटिव है। अब इसमें क्या करेंगे, नेट कैश इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर 10,000 वो ऐड अप कर देंगे। फिर ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस जो कैश का पड़ा हुआ था, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ गया कैश का जो इससे पहले था 60,000। अच्छा, उसकी बेस पे अब ये एक चीज का आप ख्याल रखें कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश था वो 1,65,000 पॉजिटिव था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमारा जो ओवरऑल कैश जो हुआ वो 1,50,000 नेगेटिव था। तो यानी 15,000 का कैश का बैलेंस पॉजिटिव रहा सिर्फ। और उसके बाद भी जब हमने हिसाब लगाया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का तो उसमें नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 5,000 था, ये भी नेगेटिव है। तो उसको हमने जो पीछे 15,000 20,000 था, 15,000 में से 5 ये भी माइनस हो गया। तो नेट कैश इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर ए प्लस बी प्लस सी करके तो ये 10,000 आ गया। फिर बैलेंस शीट में से कैश का ओपनिंग बैलेंस देखेंगे जो ऊपर दी हुई है तो ये 50,000 है, और ये ओवरऑल हमारे पास आ गया कैश का क्लोजिंग बैलेंस 60,000।
अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड भी एक मेथड है जैसे आप इसको कर सकते हैं। कैश, उसमें आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसे ही लिखना है। नेट इनकम लिखें जो इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक है, जो ऊपर दी हुई है। उसमें ऐड कर दें नॉन कैश आइटम्स, जैसे डेप्रिसिएशन है वो ऐड हो गई। फिर एडजस्टेड आपने नेट इनकम लिख ली। फिर आपने वर्किंग कैपिटल के आइटम्स देखने हैं, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज। ये उस मेथड से थोड़ा आसान मेथड है। इसमें आपने देख लेना इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल, कैश इनफ्लोज की सूरत में अकाउंट्स पेएबल में इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें कैश इनफ्लो हुआ है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेएबल, तो उसके बेस पे भी हम इसको कह देंगे कि हमें इनफ्लोज मिले हैं। आउटफ्लोज की बात करें तो इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल 20,000 का हमारा ये आउटफ्लो है। और इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये भी हमारा 770 से हम माइनस करके 750, तो 20,000 का ये हमारा आउटफ्लो है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ड्यूटीज ये 165 है। अमाउंट या फिगर वही आएगी जो पहले आई है, बस मेथड चेंज है यहाँ पे। डाटा उसी क्वेश्चन का यूज हो रहा है जो पहले था। इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इसमें कैश इनफ्लो कोई नहीं है, आउटफ्लो का अलबत्ता दर्ज कर दिया और उसमें पीरियडिक डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, तो ये नेट कैश आउटफ्लो है। इस तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी हिसाब करके तो अमाउंट हमारी वही आ जाती है। नेट कैश ड्यूरिंग द ईयर वही 10,000 है। तीनों एक्टिविटीज से, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग से कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड किया तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो इस तरह करके आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए। और कुछ सॉल्व प्रॉब्लम दिए हुए हैं उसको एक दफा आप कर लीजिएगा। तो याद रहे कि आपको जो डाटा दिया जाएगा वो इनकम स्टेटमेंट का भी दिया जाएगा और बैलेंस शीट का भी दिया जाएगा, या नीचे आपको इस तरह का की एडजस्टमेंट्स दी जा सकती हैं। तो आपने सिंपली उनका कैश इम्पैक्ट नोट करना है कि इनके बढ़ने या कम होने की वजह से कैश पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं जो कि है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले